नमस्कार। बेबाक लाइफ में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं और कुछ हद तक सफल भी होते हैं, और आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा भी लगता है। आप कमेंट भी करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं, तो उससे मुझे संबल मिलता है। आज भागलपुर में हम बैठे हैं परिसदन में, जहां 77 बैच के आईपीएस और वर्तमान में रोहिंग्या समाज के एक बड़े नाम सोशल वर्कर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से लवरेज 12 में रिटायर्ड हुए, मगर आज भी उनका जज्बा उस नौजवान से कम नहीं दिखता और आज भी वो लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल ये राजनीति में भी आए और राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी टीम बना रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स की, अच्छे लोगों की, ताकि पॉलिटिक्स में कुछ अच्छे लोगों का भी पदार्पण और समावेश हो, जिससे समाज को एक नया मैसेज मिले। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। भागलपुर की सिल्क सिटी में हमारा आपका परिचय वर्षों से है। जब आप डीजी पुलिस हुआ करते थे, आप पुलिस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के भी डीजी हुए। उसके अलावा बिहार के बहुत से महत्वपूर्ण जिलों में एसपी रहे। आपका ये एक्टिविटीज बहुत लंबा रहा। आज आप चुनाव भी आपने लड़ा, उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के पटना सिटी में। जीतना हारना एक अपनी जगह पर है, मगर लोगों को एहसास कराना एक बड़ी बात है। आगे आने वाले दिनों में हम शुभकामनाएं हम लोग करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पटना सिटी की जनता की अपेक्षाओं पर खड़े होते हैं। हम शुरू करते हैं। पहले तो एक तरह आप रहने वाले पटना सिटी जी, मैं पटना, और हम लोग को याद है जब हम लोगों ने पटना में काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता की, आनंद सिनेमा हॉल और आपके दादाजी का इस लिहाजे आप वहाँ के धरती पुत्र हो। आप ये बताएं कि अभी जो आपने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ आपको प्रदेश आपके पार्टी ने आपको बनाया, उसको कैसे लेके चल रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कोच गवे जी। आपका बेबाक लाइफ काफ़ी सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है और जो जन समाज की समस्याएं हैं उनको समाज के सामने लाना, प्रशासन सरकार के सामने लाने का काम कर रहा है। और समाज सेवा में आपका भी न्यूज़ चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमें मौका दिया आपके चैनल पे जनता से रूबरू होने का, अपने मैसेज देने का। तो पार्टी में, राजद पार्टी में मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और तमाम राज्य भर में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ रहा हूँ, जिसकी कमी हमारे पार्टी ने महसूस की वर्षों से। और इसमें प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, रिटायर्ड पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, हर तरह के लोग शामिल हैं और इसको संगठन को मैं लगातार क्षेत्रों में भी राज्य में भ्रमण करके और मजबूत कर रहा हूं, ताकि अच्छे प्रबुद्ध लोग आएँ। और भागलपुर अभी आया हुआ हूँ इस सिलसिले में भी। तो पार्टी के मंच से मैं पटना साहिब लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और चाहता हूं कि समाज की सेवा की जाए। समाज की में बिहार राज्य इतना पिछड़ा हुआ है आर्थिक दृष्टिकोण से, 50% के लगभग लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो नीति आयोग का रिपोर्ट है। फिर कुपोषण है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। हमारे बच्चे और बच्चियां खास करके गांवों के ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। 10वां पास करते करते आधे लोग पढ़ाई छोड़ के मजदूरी और रोटी दाल के चक्कर में लग जाते हैं।
मजदूरों का पलायन होता है, बिहार में काम नहीं मिल रहा है, तो इतने साल आज़ादी के हो गए और हमारा राज्य वहीं का वहीं है। तो हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जयप्रकाश नारायण जी की, लोहिया जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की, सामाजिक न्याय की और जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने की, और जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल निचले पायदान पे जो लोग हैं, उनको ऊपर लाने की, उनके स्तर को ऊंचा करने की, क्योंकि इतनी संख्या में 60% से अधिक लोग जब इस स्थिति में रहेंगे, शोषित वंचित, तो देश कैसे उन्नति करेगा जब तक इन लोग का भी योगदान नहीं होगा विकास में। तो राजद की ओर से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश में नेतृत्व कर रहा हूं, और बिहार राज्य पिछड़ा क्यों है, क्या कारण है और क्या समाधान हो सकते हैं। कल मान लीजिए हमारी पार्टी सरकार में आई तो कौन सी नीति निर्देश होंगे ताकि जो पार्टी के आइडियोलॉजी हैं, हमारे इतने बड़े बड़े नेता हुए, सरकार में भी रहे कुछ समय तक, समय समय पे, लेकिन स्थिति वही की वही रही। मतलब जो हाशिए पर लोग थे वो आज भी हाशिए पे हैं। तो इस स्थिति में सुधार लाना हमारे पार्टी का उद्देश्य है। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब युवा हैं, बेरोजगारी को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है और राज्य का विकास करना। तो और A to Z पार्टी, पहले कहते थे कि माई की पार्टी, माई समीकरण पर राजद चल रही है, तो अब वो कहते हैं कि ये A to Z पार्टी है, और ये भी कहते हैं समय समय पे कि पहले चलिए अच्छा बुरा जो भी हुआ उसको भूल जाइए, एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि राज्य को भी सोचना चाहिए, राज्य के लोगों को सोचना चाहिए, और युवा ओजस्वी एनर्जेटिक जो हमारे लीडर हैं और जो साफ दिल के हैं और साफ दिल से काम करना चाहते हैं बिहार राज्य के बेरोजगारों के लिए, अशिक्षा दूर करने के लिए, स्वास्थ्य की समस्या दूर करने के लिए, और आर्थिक दृष्टिकोण से जो बिल्कुल हाशिए पर लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए, तो उनको मौका देना चाहिए। और इस दिशा में, क्योंकि मैं तो 35 साल पुलिस सेवा में रहा, एक ड्यूटी के तौर पर समाज की सेवा की, लेकिन मैं आपको बतला दूं, और आप जानते हैं, आपसे हमारा पुराना संबंध है, जब आप पत्रकारिता पटना में रह के करते थे, कि एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में हमने सेवा की। एक खाना पूर्ति नहीं की कि ड्यूटी बजाना है, चलो ड्यूटी कर लो। तो इसलिए लोगों के दुख सुख में हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने तो लगभग 40 साल के आसपास पटना की पत्रकारिता की, आपका DG कार्यकाल भी देखा है, आपसे लोगों का मिलना बड़ा आसान था, जो कि आज संभव दिखता नहीं। मैं तो यहाँ भी DIG था, लोगों से मिलता था, घुड़सवारी करते हुए गांव मोहल्लों में गलियों में घूमता था, लोगों के दुख दर्द सुनता था। मैं आपसे पहले रोहिणिया समाज के बारे में बात करके थोड़ा ये भी तब मैं थोड़ा पॉलिटिकल एंगल पर आऊँगा आज वर्तमान पॉलिटिक्स। रोहिणिया समाज में कितने लोग, कितने सदस्य बिहार के आपके साथ हैं? काफ़ी लोग हैं, और बल्क जो है रोहिणिया समाज के हमारे 90% से ऊपर लोग हमारे साथ हैं, और उनके दुख सुख में, उनके साथ जो गंभीर अपराध की घटनाएं घटती हैं, शोषण होता है, मैं उनके साथ शामिल होता हूं। अभी देखिए 10 करोड़ से अधिक के आभूषण की लूट पटना में हुई थी, बाकरगंज में। तो DM और सीनियर SP साहब मीटिंग कर रहे थे पूरे रोहिणिया समाज की, और ख़ास करके जो ज्वेलर्स और एसोसिएशंस हैं। तो उस मीटिंग में मैं गया था, और उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को मैंने DM और सीनियर SP के सामने रखा, और अपने अनुभव भी साझा किए कि किस प्रकार से हमने ऐसे जघन्य अपराधों में हम लोग कैसे सामना करते थे, उसका जो है समाधान करते थे, उद्भेदन करते थे, अपराधियों को पकड़ते थे। तो उस केस में जो उद्भेदन हुआ, हाँ, उसमें उसका अच्छा नतीजा आया, और उद्भेदन हुआ, लूटे गए
सोने आभूषण की बरामदगी भी सीनियर एसपी साहब के नेतृत्व में हुई, तो एक अच्छी बात है। तो समाज का सेवा में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और अब पार्टी में मैं इंटेलेक्चुअल सेल का अध्यक्ष बना हूँ, तो समाज की सेवा करना ही हमारा पहला उद्देश्य है। और पार्टी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आदर्श हैं, हमारे लोहिया जी के, जयप्रकाश जी के, कर्पूरी जी के, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के, उन आदर्शों पे चलते हुए पूरा करना, और जो समाज के शोषित वंचित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, उनके स्तर को बढ़ाना, उनको न्याय दिलाना, उनका विकास करना, उसमें कैसे हम लोग सहभागी बने, यही हम लोग का प्रयास है। आपको अब एक अंतिम सवाल करके थोड़ा पॉलिटिकल चलूंगा, आपको कोई यूएनओ अवार्ड भी मिला था? जी हाँ, मैंने जो है महिलाओं और बच्चों के जो ट्रैफिकिंग होती है और उनके देह व्यापार के लिए देश विदेश में भेज देते हैं, स्मगल करते हैं, और बच्चों से बॉन्डेड लेबर कराते हैं, फैक्ट्री में ले जाके 12, 14, 10 साल के बच्चों को जबरन कैद करके उनसे काम करवाते हैं फैक्ट्री में। तो ऐसे लोगों के बरामदी के लिए, उनको उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए, समाज के फिर परिवार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमने IGCID वीकर सेक्शन के रूप में पूरे प्रदेश में किया, जिसके लिए यूएनओ की संस्था UNODC ने हमें जो है पुरस्कार दिया, हमें प्रशंसित किया लिखित रूप से हमारे अच्छे काम को, जो सामाजिक काम थे, और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की महिलाएं, बच्चे, इन लोग को न्याय दिलाने के और शोषण से मुक्ति दिलाने का जो काम था, वो काम हमने किया एक पदाधिकारी के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक बिहार राज्य के जागरूक नागरिक के रूप में। तो उसके लिए मुझे पुरस्कृत किया गया, और अपराध और विधि व्यवस्था भी नियंत्रित करने के लिए, जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया, जिसके लिए 2 बार राष्ट्रपति महोदय ने हमें पुलिस पदक से सम्मानित करने का काम किया हुआ था। रामचंद्र खान भी DIG थे हमारे, और उस समय नामी ग्रामी बिहार के नंबर 1 डाकू को मैंने मुठभेड़ में मार गिराने का काम किया था, जिसके लिए तत्कालीन CM माननीय श्री बिंदेश्वरी दुबे जी ने मुझे रिवॉल्वर से पुरस्कृत किया, और सरकार ने मुझे लिखित रूप से प्रशंसा पत्र दी एक जन समारोह में, बेतिया में काफी। तो उसको SP के रूप में हमने नेतृत्व किया, और जितने कुख्यात डाकू सरगना थे सबको नेस्त नाबूद करके लोगों को त्राण दिलाने का काम किया। आज अंत में आज की पुलिस ये मैं बात करूँगा, संजय साहब का क्या होगा। अब मैं आता हूँ थोड़ा पॉलिटिकल लाइन में। आज की जो राजनीति हो रही है, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव लगातार कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं और उनके सजा पे सजा हो रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव को लगभग लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव की कमी, उनका प्रेजेंस पार्टी को थोड़ा कमजोर तो नहीं कर रहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। पार्टी देखिए किसी व्यक्ति विशेष से आइडेंटिफाई नहीं होती। मैंने बतलाया कि लोहिया जी, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जो आइडियोलॉजी, आदर्श, जो रास्ता दिखलाया, तो वो जो आदर्श हैं वही पार्टी का सोल है। तो इसमें व्यक्ति विशेष, व्यक्ति तो आते हैं जाते हैं, लेकिन आदर्श जिंदा रहती है। और वर्तमान में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बखूबी अपना नेतृत्व स्थापित करके इन आदर्शों पर चलने का काम और इन आदर्शों को लागू कराने का काम कर रहे हैं, और उसके प्रति कटिबद्ध हैं। और जो पहले कुछ थोड़ी बहुत खामी थी उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि माननीय श्री लालू प्रसाद जी
कि डायरेक्ट जो है पार्टी का नेतृत्व करने और जो इन्वॉल्वमेंट है वो जहाँ भी है वहाँ से उनकी प्रेरणा और शक्ति मिलती सभी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को मिल रही है। और आप देख रहे हैं कि अब जो है आज के दिन में भी राष्ट्रीय जनता दल बढ़ चढ़ के पूरे जोशो खरोश से हर वर्ग के लोग हैं, युवा हो, मध्यवर्गीय हो, प्रौढ़ हो, हम सब लोग काम करने में लगे हैं। तो आने वाला भविष्य मैं समझता हूँ पार्टी के लिए और पार्टी के आइडियोलॉजीज के लिए और अंत में पूरे समाज के लिए, जो बिहार राज्य के लोग हैं, गरीब गुरबा अक़लियत के लोग, संविधान का आप देखिए आज हनन हो रहा है, सेकुलरिज्म जो है, सोशलिज्म, ये सब हमारे संविधान में जो है प्रियम्बुल में लिखा है, लेकिन आज के दिन में बहुत कुछ डेविएशंस हो रहे हैं। तो इन सब को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी स्थापित करने का काम और विकास करने का काम, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम, आर्थिक न्याय करने का काम, ये सब किया जा रहा है करने का। आपसे एक सवाल करेंगे जो बहुत ही दिनों से बिहार के लिए चर्चा में रहता है, विवाद में रहता है। आप एक पुलिस ऑफिसर रहे, आपने पुलिस का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। हर एक IPS की तमन्ना होती है कि वो DGP हो और देश की। आप ये बताएं, अगर आप पुलिस ऑफिसर अभी होते, ये जो शराबबंदी में, जो शराबबंदी को लेकर जो अभियान सरकार ने छेड़ा है, इसके असर भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी विरोधी है। शराबबंदी में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो इकोनॉमिकली, सोशली, वुमेन वायलेंस, इस सब से दूर हो रहे हैं। क्या लगता है कि टोटल पुलिस को अगर शराबबंदी में लगाया जाए तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाते? देखिए, शराबबंदी एज ए पॉलिसी, नीति के रूप में सही है, होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें रत्ती भर भी विवाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिहार राज्य में शराबबंदी एक्ट को लागू किया गया, वो शायद सोच विचार के नहीं किया गया। इतने करे प्रावधान बना दिए गए और जिसका खामियाजा बिहार की जनता को, खास करके वही जो हाशिए पर लोग हैं, आज लाखों लोग शराबबंदी के वायलेशन में एक्ट के जेल में बंद हैं। अब लाखों लोग बंद हैं कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने कहा कि बिहार में जस्टिस की कमी है, जजों की कमी है, जमानत की अर्जी नहीं सुने जा रहे हैं, और जिसके फलस्वरूप लाखों लोग गरीब गुरबा ही अधिकांश शिकार हैं जो जेल में वर्षों से बंद हैं। दर्जनों भर 50 लोग जहरीली शराब से पीकर मरे हैं, और आपने देखा होगा आप समाचार पत्रों से। मगर आपने ये जो कहा कि दर्जनों मरे, आपके ये पुराने DGP रैंक के सुनील कुमार, जो आज उस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा है कि ये जहरीली शराब से मौत नहीं हुई, ये उन्होंने कहा है। और उनका बयान भी आया है कि ये जो फैलाया जा रहा है कि ये मौत जहरीली शराब से हुआ है, वो गलत। तो कहीं ना कहीं से अगर शराब नहीं मिलता है तो कुछ ऐसे सेवन भी लोग करते हैं जो उनके लिए घातक होता है। नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये किसी व्यक्ति और पूर्व पुलिस अधिकारी और इससे माने नहीं रखता है, ये तो विशुद्ध एविडेंस की चीज़ है। और इतनी संख्या में अलग अलग जगहों में, गोपालगंज में मरे हैं, मोहम्मदपुर थाना में, बेतिया में, लौरिया थाना में इतने लोग मरे हैं, रामनगर में मरे हैं, मुजफ्फरपुर में कई लोग मरे हैं, नवादा में मरे हैं, समस्तीपुर में मरे हैं। तो क्या सब वो लोग जहर खा के मर गए क्या? और एक एक परिवार के 4 लोग 5 लोग मरे हैं, गांव के दर्जनों लोग मर गए हैं। तो और वहां से बरामद हुआ है शराब बनाने का सामान, बोतलों बरामद हुए हैं, शराब बरामद हुआ है।
तो सारा एविडेंस बतलाता है कि, और जो चुलाने का जो है यानी आपका ऐसा कहना है कि शराबबंदी एक अच्छी पहल है और एक अच्छा काम है, मगर जो एक्ट बना है उसमें संशोधन होना चाहिए। उसमें गरीबों को जो जेल की यातनाएं सहनी पड़ रही है, जिनको पैसे नहीं है, जो केस नहीं लड़ पा रहे हैं, बिल्कुल, तो अभी भी सरकार ने कुछ ऐसा नियम बनाया या पता नहीं नियम बनाया है कि ये सोशल मीडिया पे चला है कि जो शराब पिए पकड़ा जाएगा उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वो बताएगा कि कहाँ से शराब लिया, कौन शराब। फिर ये फिर ये एक ड्रैकोनियन एक्ट है, बहुत ही भयंकर एक्ट है। अब मैं कहाँ से मिला, ये मैं कहाँ से साबित करूंगा? पीना था, मैं पी लिया। अब किसने बनाया, किसने लाया, ये पूछ के तो मैं नहीं पिया हूं। तो ये मुझसे अपेक्षा करना फिर एक मतलब जबरदस्ती वाली बात है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो इतने समाज को सोशल जो इसका पहलू है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को देखना चाहिए कि आखिर क्यों पीते हैं, आखिर क्यों लोग चुलाते हैं। बिहार में आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर है, गरीब को कोई 2 पैसा कमाने का आपने अवसर नहीं दिया, रोजगार के साधन नहीं है। बिहार राज्य में आप देखिए दूसरे राज्यों की तुलना में इंडस्ट्री नगण्य है, सारे आपके चीनी मिल बंद हो गए। आपके यहाँ इतनी रेट टेपिज्म है कि जो लघु और मध्यम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएमएसई आते हैं वो पनप नहीं रहे। फिर ये जो जीएसटी एक्ट आया, नोटबंदी आई, इन सब की थपेरे जो पड़े हैं व्यवसायी वर्ग पर, उससे और भी जो है रोजगारी का और फैक्ट्रीज ओपन करने का, एंटरप्रेन्योर्स का इनिशिएटिव खत्म हो गया। और वो 2 पैसा कमाने के लिए आपने उन लोगों को आपको ध्यान देना चाहिए था, व्यवस्था करनी चाहिए थी कि गरीब 2 पैसा अपने लिए कमा के दाल रोटी तो खा सके। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे लगते हैं, स्वास्थ्य सेवा में पैसे लगते हैं, कहाँ से अर्न करेगा? तो मजबूरी होके भी बहुत लोग चुलाने का काम करते हैं। स्मगलिंग तो होता ही है, बड़े बड़े माफिया इसमें संलग्न है, राज्य के बाहर के, और उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा है। और आप पकड़ रहे हैं बस जहाँ कुछ मिला, गरीब मिला, ये मिला, उसको पकड़ लेना तो बहुत आसान है जेल में। आपके कहने का मतलब है कि इसके एक्ट में संशोधन हो, हाँ, शराबबंदी लागू रहे। यही नहीं, इसका आर्थिक और सामाजिक पहलू का ऑडिट होना चाहिए और सरकार को उन लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि क्यों ऐसे लोग गांव में चुलाने को विवश हैं। दूसरा ये कि उनके रोजगारी और इसके उपाय कीजिए शराबबंदी के। और देखिए शराबबंदी जहां भी एक्ट आया, गुजरात में आया, तमिलनाडु में आया, बहुत से राज्यों में आया, यहाँ के बिहार में भी आया था, माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया था, बात चूंकि व्यवहारिक नहीं था और यही सब अनेकों समस्याएं थी, उन्होंने एक्ट को वापस ले लिया, रिपील करवाया। तो ये सामाजिक और आर्थिक पहलू को भी सरकार को देखना चाहिए। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी समाज वो सुधार में निकले। सब सवाल है कि जब आप सरकार है, आपका काम है एक्ट बनाना, आपने एक्ट बना दिया, आपका काम है उसको लागू करवाना। आप लागू करा रहे हैं, किस रूप में करा रहे हैं, क्या उसका असर हो रहा है, हम लोगों ने चर्चा की। अब सामाजिक स्तर पर समाज सुधार करके आप चल रहे हैं तो आप तो समाज सुधारक नहीं ना है। सोशल वर्कर्स कोई पॉलिटिकल चेयर नहीं लेते हैं। जो भी सामाजिक ये थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे और देश के जितने भी बड़े राजाराम मोहन राय थे, जितने भी थे वो सरकार की कुर्सी पर नहीं थे, पावर में नहीं थे। वो महात्मा गांधी जी की बात लीजिए ना, पावर सेंटर से हमेशा दूर रहे, पूरे समाज देश की सेवा किए। तो आप तो एक्ट बना के और उसको लागू करा रहे हैं जिस रूप में, कोएर्सिव रूप में, और अब चले हैं समाज सेवा के माध्यम से उसको फिर से लागू कराने के लिए। तो इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है और ये जो है मुख्य इश्यू से डाइवर्सन वाली बात है, डेविएशन वाली बात है, जनता को माने छहलाने वाली बात है।
मगर उसमें एक सवाल हम करते हैं, ठीक है, ये उन्होंने एक्ट बनाया, एक्ट बना के उसको लागू कराया, उस एक्ट को बताने के लिए वो समाज यात्रा, समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, मगर कुछ उसके अच्छे पक्ष भी दिखते हैं। अगर कोई आदमी कोई मैसेज दे रहा है, 15 में 2 ही आदमी, देखिए मैं समझता हूँ, हाँ, जैसे नीतीश कुमार ने दहेज पर, मैं खुद जानता हूँ नीतीश कुमार को, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ नीतीश कुमार ने जिस तरह से आदर्श शादी की थी, हम लोग उसके गवाह थे, हम लोगों ने देखा था, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया था, इंजीनियर होते हुए भी अपने पिता से विद्रोह करके और डाउरी का विरोध किया था। तो एक मैसेज उनका भी जाता है कि डाउरी मत लो, डाउरी मत करो, एक्ट में शराब नहीं पियो। मगर हाँ, आपका ये पक्ष है कि जब आपने एक्ट बना दिया तो समाज सुधार यात्रा करने की क्या जरूरत है? आपने सरकार है, आपने एक्ट बना दिया। दूसरी बात यह है कि जो आर्थिक क्षति हुई है, हजारों करोड़ का राजस्व आपने लूज कर दिया, और उसको कैसे आप क्षतिपूर्ति कर रहे हैं? दूसरे चीजों पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, उनके मूल्य बढ़ा रहे हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि बिहार में इंडस्ट्रीज और ट्रेड और व्यवसाय जो है पनप नहीं रहा है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लीजिए, बालू, गिट्टी, छर्री, ये सब का बिहार में इतना अधिक मूल्य है, झारखंड से यहाँ डेवढ़ा दुगना मूल्य है, बगल का राज्य है। तो आपकी नीति ऐसी रही है कि जिससे राजस्व की क्षति हुई है, करप्शन बहुत बढ़ा है। आप मानिए न मानिए, जो लोग आप देख रहे हैं कितने डीएसपी, दरोगा, सीओ, एसडीओ पर कार्रवाई हुई, आरा में, बिहटा में सस्पेंड हुए, विजिलेंस रेड हुआ, एफआईआर हुआ, जेल गए। तो ये तो मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग है, करप्शन बहुत बड़ा है। और जो पुलिस तंत्र था जिसका काम है क्राइम कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, वो शराबबंदी में आपने उसको झोंक दिया। ये सवाल है। तो एक पुलिस फोर्स जो है, इसमें इतने पैसे हैं, एक तो करप्ट हो गए, दूसरा अपना मुख्य ड्यूटी से डाइवर्ट हो गए, जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्राइम कंट्रोल और लॉ ऑर्डर पे पड़ रहा है। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम आप भुगत रहे हैं, समाज के लोग भुगत रहे हैं। मूल्य बढ़ गए हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, जो इंसेंटिव मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, अनप्रॉफिटेबल हो गया है कंपटीशन में, कंपटीशन का युग है। आज झारखंड से माल बिहार में आ रहा है बना हुआ, क्योंकि वहाँ सस्ता में बन जाता है, हमारे यहाँ महंगा है। तो इन सब पहलुओं को भी सरकार को ही ना देखना होगा। चलिए, आज आपने बहुत मुद्दों पर बात किया, अब आगे पूरा है, हम लोग ने आपसे मुलाकात की, आपने बहुत एज एडमिनिस्ट्रेटर पुलिस के अपने अच्छी जानकारी दी हमारे पाठकों को। आने वाले वर्षों में हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप जनता की आवाज़ बने और अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर उनका प्रतिनिधित्व करें। इसी के साथ आज ये जो साक्षात्कार था उसका मैं समापन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा तो लिखिए ही, मगर अगर कोई पक्ष आपको खराब दिखता है तो हमें ज़रूर उसको बताइए ताकि मैं उसे ठीक कर सकूँ। नमस्कार।